वेलकम स्टूडेंट्स। आज की अप्लाइड फिजिक्स 2 की क्लास में चैप्टर 7 मॉडर्न फिजिक्स आधुनिक भौतिकी, इसके पहले लेक्चर में हमने एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन यानी विकिरण का अवशोषण और इसके साथ ही स्पॉन्टेनियस एमिशन एंड स्टिमुलेटेड एमिशन यानी स्वतः उत्सर्जन और उद्दीपित उत्सर्जन, इन सब फिनोमिना को जाना, इनके बारे में चर्चा की। अब इनसे रिलेटेड हम आइंस्टीन कोफिशिएंट या आइंस्टीन गुणांक, इस लेक्चर में इसको पढ़ेंगे, आइंस्टीन कोफिशिएंट ए एंड बी। इसके अलावा मेटा स्टेबल स्टेट, मित अस्थायी अवस्था या ऊर्जा स्तर, पॉपुलेशन इन्वर्जन, जनसंख्या व्युत्क्रमण, पंपिंग प्रोसेस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ लेजर एंड मेन कंपोनेंट ऑफ लेजर। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम। आइंस्टीन कोफिशिएंट, आइंस्टीन गुणांक, जिनको ए और बी से रिप्रेजेंट करते हैं। एब्जॉर्प्शन के केस में हम देखते हैं अवशोषण, जब विकिरण का अवशोषण होता है एब्जॉर्प्शन, तो हम एब्जॉर्प्शन के केस में हम प्रोबेबिलिटी B12 ये कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर हमारा ग्राउंड स्टेट मूल स्तर E1 है और E2 हमारा एक्साइटेड स्टेट यानी उत्तेजित स्तर है। तो यानी परमाणु का जो इलेक्ट्रॉन है वो ओरिजिनली इसी स्टेट ग्राउंड स्टेट में ही एटम का चक्कर लगा रहा था और फिर एब्जॉर्प्शन प्रक्रिया के दौरान यानी इतनी इस एनर्जी डिफरेंस का फोटॉन मिलेगा और वो परमाणु का जो एटम है, इलेक्ट्रॉन है, वो इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके यानी फोटॉन को एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाएगा। और मान लेते हैं हम कि हमारा जो पूरा एटम का असेंबली है, परमाणुओं का समूह है यानी मटेरियल है, उसमें से N1 एटम ग्राउंड स्टेट में है और N2 एटम हमारे एक्साइटेड स्टेट में है एट ए पर्टिकुलर टाइम। देन B12 इज प्रोबेबिलिटी पर यूनिट टाइम, B12 इज प्रोबेबिलिटी पर यूनिट टाइम ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन। यानी B12 क्या है हमारा? विकिरण के एकांक समय में अवशोषित होने की प्रायिकता। तो ये प्रोबेबिलिटी है हमारी विकिरण के एकांक समय में अवशोषित होने की। 10 रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ एटम्स इन एक्साइटेड स्टेट, यानी उत्तेजित अवस्था E2 में परमाणुओं की संख्या में वृद्धि दर। तो E2 में कितने जो हमारी रेट ऑफ इंक्रीज है यानी परमाणुओं की वृद्धि दर वो कितनी है, उसके लिए हम डेल N2 अपॉन डेल T, ये जो वृद्धि दर है ये प्रोपोर्शनल होती है एनर्जी डेंसिटी ऊर्जा घनत्व पर, और प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ एटम्स इन ग्राउंड स्टेट। जितने ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स ग्राउंड स्टेट में होंगे उतनी ही ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी, उतने ही ज्यादा एटम्स हमारे एक्साइटेड स्टेट में पहुंचेंगे। तो इस तरह से डेल्टा N2 अपॉन डेल T यानी उत्तेजित अवस्था में पहुंचने वाले परमाणुओं की संख्या की वृद्धि दर, तो यानी E2 में पहुंचने वाले परमाणुओं की संख्या की वृद्धि दर, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एटम्स इन एक्साइटेड स्टेट E2, ये इक्वल टू है B12 इंटू N1 इंटू U न्यू हमारी एनर्जी डेंसिटी है। N1 क्या है? नंबर ऑफ एटम्स इन ग्राउंड स्टेट यानी मूल स्तर में परमाणुओं की संख्या। तो ये हमारा मूल स्तर है ग्राउंड स्टेट, जिसमें इलेक्ट्रॉन हमेशा रहता है, बाह्यतम कक्ष जिसमें इलेक्ट्रॉन रहता है। और फिर यू न्यू है एनर्जी डेंसिटी ऊर्जा घनत्व, न्यू हमारी फ्रीक्वेंसी है, इस पर एनर्जी डेंसिटी डिपेंड कर रहा है। और B12 हमारा आइंस्टीन कोफिशिएंट है इन द केस ऑफ एब्जॉर्प्शन। आइंस्टीन कोफिशिएंट यानी प्रोबेबिलिटी हमारी B12 इज प्रोबेबिलिटी पर यूनिट टाइम ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन, यानी जो रेडिएशन है, विकिरण है हमारा जो एटम पर डाला जा रहा है, एटम की असेंबली पर, ये B12 प्रोबेबिलिटी है कि रेडिएशन एब्जॉर्ब होगा या नहीं, कितने % प्रोबेबिलिटी है कि रेडिएशन एब्जॉर्ब होगा। तो ये B12 से रिप्रेजेंट की जा रही है। सेकेंड केस कंसीडर करेंगे स्पॉन्टेनियस एमिशन। A21 is probability that atom in excited state will spontaneously decay in ground state। यानी A21 स्टेट 2 से 1 में आएगा और ये A21 प्रोबेबिलिटी है किसी परमाणु की उत्तेजित अवस्था से स्वतः मूल अवस्था में क्षय हो या वापस आ जाए। तो ये प्रक्रिया हमारी स्पॉन्टेनियसली हो रही है यानी स्वतः हो रही है, इसमें हमें कुछ नहीं करना है। ये क्यों हो रही है एक्चुअल में? 10⁻⁻8 सेकंड बाद अपने आप ये स्पॉन्टेनियस एमिशन हो जाएगा।
तो रेट ऑफ डिक्रीज स्पॉन्टेनियस एमिशन, रेट ऑफ डिक्रीज स्पॉन्टेनियसली इन पॉपुलेशन ऑफ एटम इन एक्साइटेड स्टेट E2, यानी उत्तेजित अवस्था E2 में परमाणुओं के स्वतः क्षय से इनकी संख्या में कमी, इसमें कमी होगी। इस केस में हम जान रहे हैं तो स्पॉन्टेनियस एमिशन होंगे, तो इस कारण से जो N2 है वो डिक्रीज करेगा नंबर ऑफ एटम इन एक्साइटेड स्टेट E2, तो ये डिक्रीज करेगा। तो इसलिए उत्तेजित अवस्था में परमाणुओं के स्वतः रूप से या स्वतः एमिशन से, स्वतः उत्सर्जन से क्षय दर, क्षय दर क्या होगी? डेल्टा N2 अपान डेल्टा T, और चूंकि ये क्षय हो रहा है तो इसलिए माइनस में आएगा -A21 इंटू N2। ये जो क्षय दर है ये N2 पर डिपेंड करेगी, यानी नंबर ऑफ एटम्स इन एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में जितने ज्यादा एटम्स होंगे उतना ही ज्यादा नीचे आएंगे, यानी ग्राउंड स्टेट में। इस तरह से डेल्टा N2 अपान डेल T इक्वल टू -A21 इंटू N2। तो ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो गया। पहले इक्वेशन में हमारा रेट ऑफ इंक्रीज इन स्टेट स्टेट E2 इज, एंड इन सेकंड वी कैलकुलेटेड रेट ऑफ डिक्रीज इन स्टेट एक्साइटेड स्टेट E2 नंबर ऑफ एटम्स। थर्ड केस हम स्टिमुलेटेड एमिशन यानी उद्दीपित उत्सर्जन, इसकी चर्चा करेंगे। स्टिमुलेटेड एमिशन में प्रोबेबिलिटी B21 दैट एटम इन एक्साइटेड स्टेट E2 विल स्पॉन्टेनियसली डिके टू ग्राउंड स्टेट। प्रोबेबिलिटी B इसलिए लिया जा रहा है, हमने पहले वाले केस में भी B लिया, आइंस्टीन कोफिशिएंट। तो B का मतलब एब्जॉर्प्शन पहले होगा, तो एब्जॉर्प्शन यहां भी है स्टिमुलेटेड एमिशन में। स्टिमुलेटेड एमिशन में एब्जॉर्प्शन हो रहा है, और फिर उसी के साथ जैसे ही एब्जॉर्प्शन हुआ 2 फोटान हमारे स्टिमुलेटेड एमिशन के रिजल्ट मिल गए। तो B12 इज प्रोबेबिलिटी दैट एटम इन एक्साइटेड स्टेट E2 विल स्टिमुलेटेड डिके टू ग्राउंड स्टेट, यानी B21 प्रोबेबिलिटी है किसी परमाणु की उत्तेजित अवस्था E2 से, तो परमाणु की उत्तेजित अवस्था E2 से उद्दीपित उत्सर्जन होकर मूल अवस्था में क्षय हो जाए। तो ये प्रोबेबिलिटी है हमारी E2 से हमारी मूल अवस्था में आए वाया प्रोसेस स्टिमुलेटेड एमिशन, यानी उद्दीपित उत्सर्जन के द्वारा। तो ये उद्दीपित उत्सर्जन होने की प्रोबेबिलिटी है किसी परमाणु में। रेट ऑफ डिक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ एटम, रेट ऑफ डिक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ एटम इन एक्साइटेड स्टेट E2 बाई स्टिमुलेटेड एमिशन, यानी उत्तेजित अवस्था E2 से परमाणु के उद्दीपित उत्सर्जन द्वारा उनकी संख्या में क्षय दर, यानी परमाणुओं की संख्या N2 है, N2 में क्षय दर कितना निकलेगा? डेल्टा N2 अपान डेल्टा T। तो डेल्टा N2 अपान डेल्टा T कितना निकलेगा? क्षय दर, ये जो क्षय दर है यानी डिके रेट हमारे नंबर ऑफ एटम्स N2 पर डिपेंड करेगा। डिके रेट हमारे जो एक्साइटेड स्टेट में एटम है, नंबर ऑफ एटम्स इन एक्साइटेड स्टेट N2, तो N2 पर डिपेंड करेगा। N2 यानी जितने ज्यादा एटम एक्साइटेड स्टेट में होंगे उतनी ही ज्यादा प्रोबेबिलिटी हमारी स्टिमुलेटेड एमिशन की होगी। इसलिए क्षय दर, जितना ज्यादा एटम एक्साइटेड स्टेट में होंगे उतना ही ज्यादा क्षय दर हमारा मिलेगा N2 का। और एनर्जी डेंसिटी पर डिपेंड करेगा, हमारे इंसिडेंट फोटान की एनर्जी डेंसिटी क्या है, U न्यू, इस पर डिपेंड करेगा। तो इस तरह से हम इक्वलिटी साइन लाएंगे, डेल्टा N2 अपान डेल्टा T इक्वल टू -B21 प्रोबेबिलिटी फॉर स्टिमुलेटेड एमिशंस, N2 इंटू U न्यू हमारा एनर्जी डेंसिटी। अब हम जानते हैं सिंस N1 प्लस N2 यानी नंबर ऑफ एटम इन ग्राउंड स्टेट इक्वल टू नंबर ऑफ एटम इन एक्साइटेड स्टेट, दिस इज कांस्टेंट। सिंस N1 प्लस N2 इक्वल टू कांस्टेंट, तो डेल्टा N1 अपान डेल्टा T प्लस डेल्टा N2 अपान डेल्टा T इक्वल टू 0। तो इस तरह से ये 0 हो गया। अब हम इनकी वैल्यूज रखेंगे। सिंस N1 प्लस N2 इक्वल टू कांस्टेंट, ये हम जानते हैं असेंबली ऑफ एटम में टोटल नंबर ऑफ एटम्स हमारे कांस्टेंट हैं, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स ये N1 हमारा ग्राउंड स्टेट में नंबर ऑफ एटम्स हो गया, N2 एक्साइटेड स्टेट में नंबर ऑफ एटम्स हो गया, ये कांस्टेंट है। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में, डेल्टा N1 अपान डेल T
प्लस डेल N1 N2 अपॉन डेल T, ये कांस्टेंट होगा। तो इस तरह से हम कंक्लूड करेंगे एन एब्जॉर्प्शन यानी जितने नंबर ऑफ एटम यूनिट टाइम में एब्जॉर्ब हो रहे हैं और उसका प्लस करेंगे एन स्पॉन्टेनियस एमिशन यानी नंबर ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन प्लस नंबर ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन। तो इस तरह से ये टोटल सम हमारा 0 हो जाएगा। यानी यही जो सम है ये रेट ऑफ इंक्रीज इन स्टेट E2 है, नंबर ऑफ एटम्स इन इंक्रीजिंग इन स्टेट E2 यानी उत्तेजित अवस्था में पहुंचने वाले परमाणुओं की संख्या की दर, और ये है स्पॉन्टेनियस एमिशन यानी स्वतः उत्सर्जन से N2 स्टेट में घटने वाले परमाणुओं की दर, और ये है एन स्टिमुलेटेड हमारा स्टिमुलेटेड एमिशन से हमारा जो यानी उद्दीपित उत्सर्जन से N2 स्टेट में घटने वाले परमाणुओं की दर। तो इस तरह से ये सभी हम वैल्यूज लिख देंगे। B12 N1 U न्यू माइनस A21 इंटू N2 एंड N स्टिमुलेटेड की वैल्यू क्या है B21 N2 इंटू U न्यू इक्वल टू 0। इस तरह से ये हम कंक्लूड करते हैं। B12 N1 U न्यू, बाकी टर्म इधर ले जाएंगे हम राइट साइड, तो A21 N2 प्लस B21 N2 N2 इंटू U न्यू। तो ये हमारा इक्वेशन आ गया जो कि आइंस्टीन कोफिशिएंट्स A और B के बीच में है। तो हमने इक्वल कर लिया। ये जो फार्मूला हमने डिराइव किया था ये है उत्तेजित अवस्था E2 में परमाणुओं की संख्या की वृद्धि दर। तो वृद्धि दर हमारी एक्साइटेड स्टेट में ये आ गई, और वहां जो कमी आ रही है एक्साइटेड स्टेट में परमाणुओं की संख्या में, पहली तो स्पॉन्टेनियस एमिशन से आ रही है और दूसरी कमी स्टिमुलेटेड एमिशन से आ रही है। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे और फिर इससे ऐड करेंगे रेट ऑफ इंक्रीज से, तो हमारा नेट जो N2 में है वो नो चेंज होगा। इतने हमारा इंक्रीज होगा पर यूनिट टाइम में, और फिर ये स्पॉन्टेनियसली डिके हुआ उस टाइम में, और फिर ये स्टिमुलेटेड एमिशन से डिके हुआ। तो इन तीनों का सम हमारा 0 हो जाएगा। वही चीज यहां पर की गई है। और फिर इसके बाद ये हमारा इक्वलिटी B12 इक्वल टू ये आइंस्टीन कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन मिल गया। अब हम रेशियो निकालेंगे। स्टिमुलेटेड एमिशन उद्दीपित उत्सर्जन, स्पॉन्टेनियस एमिशन स्वतः उत्सर्जन, इनके जो रेट ऑफ डिके हैं इनके बीच रिलेशन मिलेगा। B12 इंटू N2 U न्यू अपान A21 इंटू N2 इंटू कट गया, तो B21 अपान A21 इंटू U न्यू। तो ये जो डिके रेट्स हैं स्पॉन्टेनियस एमिशन और स्टिमुलेटेड एमिशन के जो डिके रेट्स हैं यानी घटने के हमारे नंबर ऑफ एटम्स, कितने एटम्स स्टिमुलेटेड एमिशन में डिके हो रहे हैं और कितने हमारे स्पॉन्टेनियस एमिशन में डिके हो रहे हैं, उनके रेट हैं। उनके रेट्स का कंपैरिजन करने पर हमें यह पता चला ये प्रोबेबिलिटीज पर डिपेंड करते हैं, स्टिमुलेटेड एमिशन होने की प्रोबेबिलिटी और स्पॉन्टेनियस एमिशन होने की प्रोबेबिलिटी, और साथ ही साथ एनर्जी डेंसिटी ऊर्जा घनत्व। तो इस तरह से एनर्जी डेंसिटी जितनी हाई होगी स्पॉन्टेनियस एमिशन होने की संभावना उतनी ही प्रबल होगी। स्टिमुलेटेड एमिशन के बजाय स्पॉन्टेनियस एमिशन के बजाय स्टिमुलेटेड एमिशन यानी उद्दीपित उत्सर्जन होने की संभावना एनर्जी डेंसिटी यानी ऊर्जा घनत्व पर निर्भर करता है। तो इंसिडेंट फोटोनों की एनर्जी डेंसिटी जितनी अधिक रहेगी ऊर्जा घनत्व उतना ही ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि स्टिमुलेटेड एमिशन हो। हम स्टिमुलेटेड एमिशन में इसलिए इंटरेस्टेड है कि इसी स्टिमुलेटेड एमिशन से ही लेजर लाइट निकलती है। स्पॉन्टेनियस एमिशन से ऑर्डिनरी लाइट निकलती है, स्टिमुलेटेड यानी उद्दीपित उत्सर्जन से हमारा लेजर लाइट निकलती है। तो हम लेजर का बैकग्राउंड यहाँ देख रहे हैं। फिर स्टिमुलेटेड एमिशन उद्दीपित उत्सर्जन, ये रेट हमारा कंपेयर की जाएगा एब्जॉर्प्शन यानी अवशोषण से। तो ये रेट कंपेयर करेंगे तो इस केस में हमें B21 N2 U न्यू और B12 N1 U न्यू। तो इस तरह से ये हमारी एनर्जी डेंसिटी कट गई, और स्पॉन्टेनियस और स्टिमुलेटेड एमिशन के कोफिशिएंट इक्वल तभी होंगे जब नो स्पॉन्टेनियस एमिशन टेक प्लेस। तो इस केस में N2 अपान N1 होना चाहिए, यानी जब नो स्पॉन्टेनियस एमिशन टेक प्लेस यानी स्वतः उत्सर्जन नहीं हो रहा हो, तो उस केस में N2 अपान N1। तो यानी स्टिमुलेटेड एमिशन का रेट और एब्जॉर्प्शन का रेट, तो हमारा जो एब्जॉर्प्शन का रेट है वो
इन चीजों पर निर्भर करता है स्टिमुलेटेड एमिशन। और फिर N2 इस केस में हम क्या कंक्लूड करते हैं, हमारे जो निष्कर्ष है B12 A21 एंड B21 आर आइंस्टीन कोफिशिएंट, B12 A21 और B21 आइंस्टीन कोफिशिएंट है या आइंस्टीन गुणांक है। वी कंक्लूड दैट, पहले केस में क्या कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं, टू ऑब्टेन मोर स्टिमुलेटेड एमिशन एनर्जी डेंसिटी U न्यू शुड बी हाई, ये U न्यू शुड बी हाई, तो मोर स्टिमुलेटेड एमिशंस वी गेट, मोर चांसेस ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन। एंड N2 upon N1 एंड N2 upon N1 यानी स्टिमुलेटेड एमिशंस ज्यादा करने हैं हमें, मोर स्टिमुलेटेड एमिशंस, देन N2 शुड बी ग्रेटर देन N1। अर्थात हम कंक्लूड करते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं, अधिक उद्दीपित उत्सर्जन प्राप्त करने के लिए ऊर्जा घनत्व U न्यू का मान उच्च होना चाहिए, यानी इंसिडेंट एनर्जी जो हमारी है लाइट या फोटॉन्स की, उसकी डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम उसका बहुत ज्यादा होना चाहिए, रेडिएशन पर यूनिट वॉल्यूम, तथा N2 शुड बी ग्रेटर देन N1, यानी नंबर ऑफ एटम्स इन एक्साइटेड स्टेट शुड बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ एटम्स इन ग्राउंड स्टेट। उद्दीपित उत्सर्जन के लिए हमें क्या चाहिए, ज्यादा करने के लिए हमें जो हमारे एटम्स हैं उनका उत्तेजित अवस्था में परमाणुओं की संख्या वो हमेशा ग्रेटर होनी चाहिए मूल अवस्था में परमाणुओं की संख्या से। इस तरह से उत्तेजित अवस्था E2 में परमाणुओं की संख्या N2, मूल अवस्था में परमाणुओं की संख्या N1 से अधिक होनी चाहिए, तभी हमारा स्टिमुलेटेड एमिशन टेक प्लेस करेगा। इन सब चीजों के लिए ये कैलकुलेशन आइंस्टीन द्वारा किए गए थे, साइंटिस्ट 1913 के लगभग इन्होंने ये अपनी थियरी दे दी थी। और इसके बाद 1960 में पहला लेजर आया, तो उस लेजर आने के पहले क्या क्या कैलकुलेशन हुए उसको देखते हैं। मेटा स्टेबल स्टेट, मित अस्थायी अवस्था, तो हमारे पास ग्राउंड स्टेट थी, एक्साइटेड स्टेट है, और तीसरी स्टेट इसमें और आ गई मेटा स्टेबल स्टेट, मित अस्थायी अवस्था। लाइफ टाइम ऑफ हायर एनर्जी स्टेट, लाइफ टाइम ऑफ हायर एनर्जी स्टेट और आवर एक्साइटेड स्टेट is usually, lifetime of excited state is usually 10 to the power minus 8 second, but there are some state in atomic system for which mean lifetime is 10 to the power minus 3 second or more. There are some states for which mean lifetime is 10 to the power minus 3 second or more. These states are called metastable state. These states are called metastable state, यानी सामान्यतः किसी परमाणु के उच्च ऊर्जा स्तर यानी उत्तेजित अवस्था की औसत आयु 10 to the power minus 8 सेकंड ही होती है, परंतु कुछ परमाणुओं में, ये हर एक परमाणु में नहीं मिलता, कुछ परमाणुओं में ऐसी ऊर्जा स्तर होते हैं, कुछ परमाणुओं में ऐसे ऊर्जा स्तर होते हैं जिनकी औसत आयु 10⁻³ सेकंड या इससे भी ज्यादा होती है। तो ये जो लाइफ टाइम मिली हमें, ये 10 to the power 5 टाइम्स ग्रेटर है, 10 to the power 5 टाइम्स ग्रेटर देन अवर एक्साइटेड स्टेट लाइफ टाइम। तो ये जो स्टेट्स मिल गई इनको M से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इन्हें मित अस्थायी अवस्था कहते हैं, मेटा स्टेबल स्टेट या स्तर। तो इस तरह से इन मेटा स्टेबल स्टेट इलेक्ट्रॉन स्टे 10 to the power 5 टाइम्स मोर टाइम, in metastable state electron state 10 to the power 5 times more time, that is 10 to the power minus 3 compared to higher energy state excited states 10 to the power minus 8 second whose lifetime, यानी मित अस्थायी अवस्था में इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर यानी एक्साइटेड स्टेट से 10⁵ गुना अधिक समय यानी 10 to the power minus 3 सेकंड तक ठहरते हैं या रहते हैं। तो ये टाइम हमारा बहुत महत्वपूर्ण है, 10 to the power 5 टाइम्स हमने एक्साइटेड स्टेट का टाइम बढ़ा लिया। ये हमारी आगे कैलकुलेशन में मदद करेगा, जो कि पॉपुलेशन इन्वर्जन यानी जनसंख्या व्युत्क्रमण के केस में ये हमारा मदद करेगा। कैसे मदद करेगा, इसके लिए हम आगे देखते हैं हमारा पॉपुलेशन इन्वर्जन यानी जनसंख्या व्युत्क्रमण क्या होता है। तो मेटा स्टेबल स्टेट हमारी 10 to the power 5 टाइम्स मोर लाइफ टाइम, दीज स्टेट्स हैव 10 to the power 5 टाइम्स मोर लाइफ टाइम, यानी
10⁻³ सेकंड इनका लाइफ टाइम होता है और ये मेटास्टेबल स्टेट कहलाती हैं। पॉपुलेशन इन्वर्जन, जनसंख्या व्युत्क्रमण। नॉर्मली इन एनी मटेरियल, जनसंख्या व्युत्क्रमण जैसे नाम है, जनसंख्या का उल्टे हो जाना, तो ये उल्टे स्टेट कैसे आएगी ये देखते हैं। नॉर्मली इन एनी मटेरियल नंबर ऑफ एटम इन हायर एनर्जी स्टेट N2 इज ऑलवेज लेसर देन नंबर ऑफ एटम्स इन ग्राउंड स्टेट। तो ये नॉर्मल सिस्टम में होता है कि नंबर ऑफ एटम्स इन एक्साइटेड स्टेट इज ऑलवेज लेसर देन नंबर ऑफ एटम इन ग्राउंड स्टेट। नंबर ऑफ एटम्स इन एक्साइटेड स्टेट इज ऑलवेज लेसर देन नंबर ऑफ एटम इन ग्राउंड स्टेट N1। दैट इज नॉर्मली वी गेट N2 इज ऑलवेज लेस देन N1। तो नॉर्मली वी गेट N2 इज ऑलवेज लेस देन N1, यानी सामान्यतः किसी तत्व या पदार्थ में उच्च ऊर्जा स्तर के परमाणुओं की संख्या, यानी उच्च ऊर्जा स्तर में रह रहे परमाणुओं की संख्या N2 निम्न या मूल ऊर्जा स्तर ग्राउंड स्टेट की बात कर रहे हैं के परमाणुओं की संख्या N1 से हमेशा कम होती है, अर्थात N2 इज ऑलवेज लेस देन N1। ये तो N2 इज ऑलवेज लेस देन N1 ये कब होगा? नॉर्मल सिस्टम, यानी नॉर्मल अवस्था में ये चीज टेक प्लेस करेगी। तो N1 यानी नंबर ऑफ एटम्स इन ग्राउंड स्टेट और N2 नंबर ऑफ एटम्स इन एक्साइटेड स्टेट। तो परमाणु का समूह है जिसमें N1 प्लस N2 एटम है, इसमें नंबर ऑफ एटम N1 नंबर ऑफ एटम्स इन ग्राउंड स्टेट में है, N2 नंबर ऑफ स्टेट्स एक्साइटेड स्टेट में है। तो ये N2 इज ऑलवेज लेस देन N1 ये नॉर्मल स्टेट हो गई हमारी, ये कहलाती है नॉर्मल स्टेट ऑफ एटम या नॉर्मल स्टेट ऑफ असेंबली ऑफ एटम। दूसरी स्टेट क्या हो गई हमारी? N1 और N2 हमारे हैं, और N2 इज इफ N2 इज ग्रेटर देन N1, दिस इज कॉल्ड इफ N2 इज ग्रेटर देन N1, यानी N2 N1 से बड़ा हो जाए तो इस केस में यानी अधिकतर एटम हमारे एक्साइटेड स्टेट में है और कम संख्या में एटम्स ग्राउंड स्टेट में है। तो 50% से ज्यादा एटम हमारे एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गए। तो इन्वर्टेड स्टेट ऑफ असेंबली ऑफ एटम ये कहलाती है इन्वर्टेड स्टेट ऑफ एटम असेंबली ऑफ एटम, यानी परमाणुओं के संख्या की व्युत्क्रम अवस्था, इसी को कहते हैं इन्वर्टेड स्टेट या पॉपुलेशन इन्वर्जन यानी जनसंख्या व्युत्क्रमण। क्या है? इफ बाई एनी प्रोसेस N2 इज ग्रेटर देन N1 इज डन, if by any process N2 greater than N1 is done in this assembly of atom, if by any process this condition is done by in assembly of this atom, that is number of atoms in higher state N2, number of atoms in excited state is greater than number of atom in lower energy state ground state N1. Thus this situation is called population inversion, यानी यदि किसी प्रक्रिया द्वारा हम N2 इज ग्रेटर देन N1 कर दिया जाए, यानी अर्थात उच्च ऊर्जा स्तरों के परमाणुओं की संख्या N2 निम्न ऊर्जा स्तरों के परमाणुओं की संख्या N1 से अधिक कर दी जाए किसी भी प्रोसेस से, तो इस स्थिति को हम जनसंख्या व्युत्क्रमण कहते हैं। हम जनसंख्या व्युत्क्रमण या पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव कर लिया है, हमने N2 इज ग्रेटर देन N1 कर दिया है। तो इस तरह से हमारे दो सिस्टम हो गए। पहला N2 इज लेस देन N1, तो ये हमारा नॉर्मल सिस्टम कहलाता है। दूसरा सिस्टम N2 इज ग्रेटर देन N1, तो ये इन्वर्टेड सिस्टम या पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव्ड, जनसंख्या व्युत्क्रमण। तो नॉर्मल सिस्टम हमें हमेशा मिलेगा और इन्वर्टेड सिस्टम विशेष परिस्थितियों में हमारे द्वारा किए गए विशेष प्रक्रमों से प्राप्त होता है। इन ऑर्डर टू stimulated emission, in order to get stimulated emission or stimulated emission take place, in order to get stimulated emission or stimulated emission take place, population inversion is necessary condition. For stimulated emission take place, population inversion is necessary condition, that is N2 should be greater than N1. Number of atom in excited state must be greater than number of atom in नॉर्मल स्टेट और ग्राउंड स्टेट। उद्दीपित उत्सर्जन होने के लिए जनसंख्या व्युत्क्रमण N2 मस्ट बी ग्रेटर देन N1 होना ही चाहिए, बहुत ही आवश्यक है, तभी उद्दीपित उत्सर्जन होगा और प्रकाश का प्रवर्धन होगा, एम्प्लीफिकेशन ऑफ लाइट विल टेक प्लेस एंड वी गेट लेजर लाइट और
we get output of laser light. Next process, pumping. We have metastable state and population inversion. तो मेटास्टेबल स्टेट में जो मेटास्टेबल स्टेट्स होती हैं वो पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव करने में सहायता करती हैं। कैसे सहायता करेंगी? जो हमारा नॉर्मली एक्साइटेड स्टेट होते हैं वो 10⁻⁻8 सेकंड लाइफ टाइम के होते हैं और मेटास्टेबल स्टेट हमारी 10⁻³ सेकंड के होती है लाइफ टाइम। तो इस कारण से हमें पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव करने के लिए 10⁵ गुना ज्यादा टाइम मिल जाएगा और इस टाइम का उपयोग करके पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव किया जा सकता है। अब रही बात पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव करने का प्रोसेस, तो वो प्रोसेस है पंपिंग। पंपिंग इज द प्रोसेस बाय व्हिच पॉपुलेशन इन्वर्जन इज मेंटेन्ड इन असेंबली ऑफ एटम आर अचीव्ड इन असेंबली ऑफ एटम इज कॉल्ड पंपिंग। यानी पदार्थ के परमाणुओं में जनसंख्या व्युत्क्रमण प्राप्त करने और उसको बरकरार रखने की प्रक्रिया को हम पंपिंग कहते हैं। पॉपुलेशन pumping process is done by pumping source. Pumping process is done by a pumping source which is of many types like optical pumping, electrical pumping, etc. यानी पंपिंग प्रक्रिया एक पंपिंग स्रोत द्वारा की जाती है और पंपिंग स्रोत कई तरह के स्रोत उपयोग में लाए जाते हैं हमारे पंपिंग में, जैसे प्रकाशिक पंपिंग रूबी लेजर में हम ऑप्टिकल पंपिंग का सहारा लेते हैं और इलेक्ट्रिकल पंपिंग हीलियम नियॉन लेजर में इलेक्ट्रिकल पंपिंग का सहारा लेते हैं। तो जितने भी लेजर हैं हमारे उसमें हम पंपिंग किसी न किसी पंपिंग सोर्स की मदद के द्वारा पंपिंग की जाती है ताकि पॉपुलेशन इन्वर्जन या जनसंख्या व्युत्क्रमण अचीव हो जाए और मेंटेन रहे, और फिर उसको हम मेंटेन रखेंगे तभी हमारी स्टिमुलेटेड एमिशंस होंगी और लेजर लाइट आउटपुट में निकलेगी। तो इस तरह से मेटास्टेबल स्टेट इन सब प्रक्रियाओं के लिए बहुत ही उपयुक्त स्टेट साबित हुई हैं। तो कुछ ही परमाणुओं में मेटास्टेबल स्टेट जिन जिन परमाणुओं में पाई गई और उनके मदद से हमने उसमें लेजर बनाए हैं तो साइंटिस्टों ने, और मेटास्टेबल स्टेट हमारी हेल्प करती है पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव करने में, क्योंकि हमें 10⁵ गुना ज्यादा टाइम मिल जाता है पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव करने के लिए। तो ये टाइम सफिशियंट होता है पॉपुलेशन इन्वर्जन यानी जनसंख्या व्युत्क्रमण अचीव करने के लिए। और जनसंख्या व्युत्क्रमण हमारा पंपिंग प्रोसेस के द्वारा होता है, यानी पंपिंग ऐसी प्रक्रिया है जिससे हम अपने पॉपुलेशन इन्वर्जन को अचीव करते हैं और उसको पॉपुलेशन इन्वर्जन को मेंटेन भी करते रहते, समय के साथ मेंटेन किए रहते हैं, तभी हमारा लेजर लाइट आउटपुट में निकलेगा। अगर जैसे ही पॉपुलेशन इन्वर्जन की कंडीशन ब्रेक हो गई तो लेजर आउटपुट में निकलनी बंद हो जाएगी। अब आते हैं हम लेजर। लेजर शब्द एक्चुअल में शब्द नहीं है, ये मॉडर्न फिजिक्स में शब्द बना लिया गया है। ये शॉर्ट फॉर्म है लेजर हमारा, जो कि लाइट एम्पलीफिकेशन, ये जो पूरी फ्रेज है लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, ये लेजर का एक शॉर्ट फॉर्म है। इस पूरे फ्रेज का लेजर एक शॉर्ट फॉर्म है। तो इसको हम कहते हैं लेजर। एल से लाइट, ए से एम्पलीफिकेशन, एस से स्टिमुलेटेड एमिशन, ई से एमिशन और आर से रेडिएशन। लाइट एम्पलीफिकेशन ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन यानी विकिरण के उद्दीपित उत्सर्जन द्वारा प्रकाश का प्रवर्धन। इस शब्द को हम बार बार कहने से अच्छा है हम लेजर को ही कहें। तो हम लेजर भी जब भी कहेंगे इसका मतलब लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, बजाय इतने लंबे फ्रेज के हम इसका शॉर्ट फॉर्म यूज कर लेंगे लेजर। और इसी को हम बार बार अपने हर टॉपिक में इसी को अब लेजर को ही यूज करेंगे। और आइंस्टीन की थियरी के बाद 1913 के बाद लेजर बनाने के बहुत सारे प्रयास हुए, उनकी थियरी का एक्सपेरिमेंट हुआ, लेकिन मेटास्टेबल स्टेट्स ना फाइंड कर पाने के कारण वो एक्सपेरिमेंट उतने सक्सेसफुल नहीं रहे। फर्स्ट पर्सन जिन्होंने लेजर बनाया उनका नाम है टी.एच. मैमन। टी.एच. मैमन ने 1960 ईस्वी में लेजर का आविष्कार किया, यानी लेजर को बना लिया। थियरी आने के लगभग 47 साल बाद इन्होंने बनाया है। आइंस्टीन की जो थियरी थी उसका उपयोग करके लेजर को बनाया गया, यानी आइंस्टीन ने लेजर की थियरी दी थी, अल्बर्ट आइंस्टीन ने, और इसको प्रैक्टिकल ग्राउंड पर टी.एच. मैमन ने पहली बार 1960 में लेजर रूबी लेजर बनाकर
इसका लेजर का जो है वो आविष्कार किया उन्होंने। नेक्स्ट टॉपिक, प्रॉपर्टीज ऑफ लेजर लाइट, यानी लेजर के गुण। तो प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, लेजर के इन लेजर देयर आर सम कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज, इन लेजर देयर आर सम कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी व्हिच नॉट फाउंड इन एनी अदर सोर्सेस और ऑर्डिनरी सोर्सेस ऑफ लाइट। यानी लेजर किरणों में कुछ अभिलाक्षणिक गुण होते हैं, लेजर किरणों में कुछ अभिलाक्षणिक गुण होते हैं जो अन्य प्रकाश स्रोतों या साधारण प्रकाश स्रोतों से प्राप्त नहीं होते। इसीलिए हमारा लेजर इतना इम्पोर्टेंट है और मॉडर्न युग में लेजर बहुतायत से हर फील्ड में यूज हो रहे हैं। ये प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं इनके बारे में हम जानते हैं। पहली प्रॉपर्टी, लेजर लाइट इज हाईली कोहेरेंट। लेजर लाइट इज हाईली कोहेरेंट एंड ऑल वेव्स आर इन वन फेज और सेम फेज। आउटपुट ऑफ लेजर लाइट इज हाईली कोहेरेंट एंड ऑल वेव्स आर इन फेज, यानी नॉट ओनली वन लेजर लाइट बट टू लेजर लाइट्स आल्सो प्रोड्यूस इंटरफेरेंस पैटर्न। यानी लेजर किरणें पूर्णतः कला संबद्ध होती हैं, यानी ये परफेक्टली कोहेरेंट होती हैं पूर्णतः, यानी कला संबद्ध प्रकाश स्रोत हम बात करें तो लेजर लाइट, कोई भी लेजर लाइट ले लें वो कला संबद्ध प्रकाश स्रोत वो बन जाता है। उससे चाहे दो किरणें ड्रॉ करें या दो अलग अलग लेजर ले लें उसी मटेरियल की, तो ये हमारी लेजर कोहेरेंट होगी, कला संबद्ध होगी। तो यानी समस्त तरंगें इसमें ठीक एक ही कला में होंगी। लेजर में खास बात है कि जितने भी वेव्स हैं वो सब एक ही कला में यानी सेम फेज में है, वन फेज में है। न केवल एक लेजर किरण, यानी न केवल एक लेजर किरण बल्कि दो अलग अलग लेजरों से प्राप्त किरणों का भी उपयोग करके हम व्यतिकरण पैटर्न प्राप्त कर सकते हैं, यानी इंटरफेरेंस की घटना ऑब्जर्व की जा सकती है। तो इस तरह से केवल एक लेजर से हम दो किरणें बना लें, उससे इंटरफेरेंस प्राप्त कर लें, या उसी तरह की एक और लेजर ले लें, यानी दो लेजर हम लेके उनसे भी व्यतिकरण या इंटरफेरेंस पैटर्न प्राप्त कर सकते हैं। इसका मतलब लेजर लाइट, दोनों लेजर से निकलने वाली लाइट हाईली कोहेरेंट है। सेकंड प्रॉपर्टी, लेजर लाइट इज परफेक्टली मोनोक्रोमेटिक। लेजर लाइट इज परफेक्टली मोनोक्रोमेटिक और सिंगल वेवलेंथ, यानी लेजर प्रकाश हमारा पूर्णतः एक वर्णीय है, यानी एक तरंग दैर्ध्य वाला है। तो मोनोक्रोमेटिक लाइट जहां हम यूज करना चाहें वहां लेजर लाइट का प्रयोग कर सकते हैं, बशर्ते कुछ सावधानियां भी रखनी पड़ेंगी और प्रॉपर्टीज जानने के बाद हमें पता चल जाएगा क्या क्या सावधानी रखनी है। लेजर लाइट इज परफेक्टली पैरेलल एंड वेरी नैरो, यानी लेजर लाइट इज परफेक्टली पैरेलल एंड वेरी नैरो। इट ट्रेवल्स विदाउट स्प्रेडिंग। लेजर लाइट ट्रेवल्स विदाउट स्प्रेडिंग टू लॉन्ग डिस्टेंसेस। इट इज यूज्ड टू फोकस एट शार्प पॉइंट, यानी हमारा लेजर प्रकाश पूर्णतः समांतर है। तो लेजर लाइट का जो लेजर का आउटपुट निकलता है लाइट, वो पूरी तरह से पैरेलल बीम्स चलती हैं हमारी। तो जो भी लेजर निकलेंगी वो पैरेलल चलती हैं और अत्यंत पतला होता है। जो आउटपुट हमारा लेजर का होता है वो एकदम पतला होता है और ये जो प्रकाश लेजर का निकला वो बिना फैलाव के लंबी दूरियां तय करता है। तो हमारे ऑर्डिनरी बल्ब से जो लाइट निकलती है वो फैलाव के साथ साथ सभी दिशाओं में चलती है और लेजर लाइट बिना फैलाव के एक ही दिशा में चलती चली जाती है और लंबी दूरियां तय करती है। यह तीक्ष्ण बिंदु पर फोकस किया जा सकता है। लेजर लाइट को हम तीक्ष्ण बिंदु पर फोकस कर सकते हैं। ये हमारे लेजर की तीसरी प्रॉपर्टी हो गई। नेक्स्ट, लेजर लाइट इज हाईली इंटेंस। लेजर लाइट इज हाईली इंटेंस 10 to the power 21 watt per meter square its intensity. Laser light is more intense, very intense than ordinary source of light. Laser light is highly intense 10 to the power 21 watt per meter square and can vaporize hardest metal यानी लेजर प्रकाश अत्यधिक तीव्र होता है, यानी इसकी तीव्रता बहुत अधिक होती है। यह कठोरतम धातु को भी वाष्पित कर सकता है। तो लेजर लाइट हमारा कठोरतम धातु को भी वाष्पीकृत वेपराइज कर सकता है। ड्यू टू हाई एनर्जी डेंसिटी यानी नंबर ऑफ फोटॉन इन पर यूनिट वॉल्यूम इज वेरी हाई। ड्यू टू हाई एनर्जी डेंसिटी एंड डायरेक्शनलिटी
एक ही डायरेक्शन में चलने की प्रॉपर्टी। तो ड्यू टू हाई एनर्जी डेंसिटी एंड डायरेक्शनलिटी लेजर लाइट कैन जनरेट 10 to the power 4 डिग्री सेल्सियस यानी 10,000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ऑन एनी पॉइंट ऑन फोकसिंग। यानी लेजर प्रकाश अपने उच्च घनत्व और दिशिक गुण यूनिडायरेक्शनल प्रॉपर्टी के कारण किसी बिंदु पर फोकस होकर 10⁴ डिग्री सेल्सियस या 10,000 डिग्री सेल्सियस के ऑर्डर का यानी के कोटि का तापमान उत्पन्न कर सकता है। तो लेजर ही ऐसा मटेरियल है जिसकी मदद से 10,000 डिग्री सेल्सियस या इससे ज्यादा का टेम्परेचर हम किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर उत्पन्न कर सकते हैं। ये टेम्परेचर उत्पन्न करने की क्षमता अभी तक सन में ही है। सन का बाहरी जो टेम्परेचर है वो 6000 केल्विन है और अंदरूनी टेम्परेचर 1 लाख डिग्री सेल्सियस या इससे भी ज्यादा है। तो पृथ्वी पर जो टेम्परेचर या ताप उत्पन्न करने की जो हमारी मैक्सिमम लिमिट है वो लेजर उसको और ऊपर कर दिया, उसको और बढ़ा दिया 10⁴ डिग्री सेल्सियस के ऑर्डर का भी या इससे उच्च तापमान हम उत्पन्न कर सकते हैं लेजर की मदद से। अब साइंटिस्ट इससे भी काफी आगे निकल चुके हैं। वो लगभग 1 लाख डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के लिए उन्होंने प्राप्त करना एक्सपेरिमेंट लगभग सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। ये बहुत ही पर्टिकुलर छोटे टाइम के लिए एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ है। छोटे टाइम का मतलब मिली सेकेंड या इससे भी छोटा माइक्रो सेकेंड। इस टाइम के लिए उन्होंने 1 लाख डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर प्राप्त किया है। ये न्यूक्लियर फ्यूजन यानी नाभिकीय संलयन के लिए प्रक्रिया चल रही है जो जिसमें इतने टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। फिफ्थ प्रॉपर्टी हाईली डायरेक्शनल प्रॉपर्टी ऑफ लेजर लाइट। हाईली डायरेक्शनल प्रॉपर्टी ऑफ लेजर लाइट यानी हाईली डायरेक्शनल एक ही डायरेक्शन में चलने वाला जो गुण है लेजर लाइट का, सारे इसके फोटॉन एक ही डायरेक्शन में चलते चले जा रहे हैं। तो ये लेजर लाइट का हाईली डायरेक्शनल प्रॉपर्टी हो गई। हाईली डायरेक्शनल प्रॉपर्टी ऑफ लेजर लाइट इज यूटिलाइज्ड फॉर मेजरिंग डिस्टेंस ऑफ सैटेलाइट एंड प्लैनेट्स। यानी लेजर लाइट का उच्च दिशात्मक गुण का उपयोग हम सैटेलाइट और उपग्रह और ग्रहों की दूरियां मापने में करते हैं। तो इस तरह से हमारा लेजर बहुत सारी प्रॉपर्टीज रखता है जो कि ऑर्डिनरी लाइट नहीं रखती। हाईली कोहेरेंट होती है लेजर लाइट यानी परफेक्टली कोहेरेंट होती है। लगभग 2 अलग अलग लेजर हम ले लें उसी मटेरियल की, वो भी पूरी तरह से कोहेरेंट होती हैं। और मोनोक्रोमेटिक होता है लेजर लाइट हमारा, एक वर्णी प्रकाश स्रोत की भांति काम करता है। हाईली इंटेंस होता है। तो लेजर लाइट की हाई इंटेंसिटी के कारण इसका यूज बहुत ही हम सावधानी के साथ करते हैं। लेजर लाइट कैन वेपराइज हार्डेस्ट मेटल। लेजर लाइट कैन वेपराइज हार्डेस्ट मेटल। इस तरह से इतनी इंटेंसिटी की लाइट को हम बहुत ही सावधानी से यूज करेंगे। हाईली डायरेक्शनल प्रॉपर्टी का यूज हम लेजर लाइट का डिस्टेंस मेजर करेंगे सैटेलाइट और प्लैनेट्स के लिए। लेजर लाइट के इतने फायदे हैं। आजकल हम बिना लेजर लाइट के कोई भी एक्सपेरिमेंट या ऑपरेशन ये हमारा संभव नहीं हो पा रहा है। तो मेडिकल फील्ड में हर एक प्रोसेस लेजर लाइट पर ही डिपेंडेंट है। तो लेजर के हम अब कंस्ट्रक्शन पार्ट पर आते हैं। मेन कंपोनेंट ऑफ लेजर, लेजर के मुख्य घटक। यानी लेजर को बनाने के लिए क्या क्या चाहिए। हमारे किसी भी लेजर के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, देयर आर 3 बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ ए लेजर। यानी लेजर के 3 मुख्य घटक हैं तभी हमारा लेजर बनेगा। क्या क्या ये 3 हमारे घटक हैं, कंपोनेंट्स हैं। पहला कंपोनेंट है एक्टिव मीडियम। तो लेजर बनाने के लिए हमें पहली चीज चाहिए एक्टिव मीडियम यानी सक्रिय क्षेत्र या सक्रिय पदार्थ। एक्टिव मीडियम इन एनी लेजर, एक्टिव मीडियम इन एनी लेजर इज ए मीडियम। एक्टिव मीडियम इज ए मीडियम और मटेरियल in which population inversion is achieved. In which active medium is medium or material in which population inversion is achieved and stimulated emissions and then stimulated emission take place. That is it must have metastable energy states. यानी सक्रिय पदार्थ किसी लेजर में वह माध्यम है
सक्रिय पदार्थ किसी लेजर में वह माध्यम है जिसमें जनसंख्या व्युत्क्रमण की शर्त प्राप्त होती है, यानी जनसंख्या व्युत्क्रमण प्राप्त होता है, और यही जनसंख्या व्युत्क्रमण हमारा मित स्थायी ऊर्जा स्तर और मित स्थायी ऊर्जा स्तर उद्दीपित उत्सर्जन के सहयोग के लिए रखता है। यानी दो चीजें होनी चाहिए। पहली चीज तो हमारा जो सक्रिय माध्यम है उसमें जनसंख्या व्युत्क्रमण की शर्त पूरी हो जानी चाहिए, और इसमें जो मेटा स्टेबल स्टेट है वो हमारे स्टिमुलेटेड एमिशन के सहयोग के लिए होना चाहिए। तो यानी मेटा स्टेबल भी होनी चाहिए स्टेट। तो मेटा स्टेबल स्टेट होने से हमारा पॉपुलेशन इन्वर्जन आसानी से प्राप्त हो जाता है, और फिर पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव हो गया और मेंटेन होने पर स्टिमुलेटेड एमिशंस यानी उद्दीपित उत्सर्जन होंगे। तो सबसे पहला कंपोनेंट एक्टिव मीडियम, ये बहुत जरूरी है, किसी भी लेजर में होना आवश्यक है। एक्टिव मीडियम की और बात करें तो दोज एटम्स ऑफ एक्टिव मीडियम which are responsible for laser action are called active centers. Active centers are that atoms in which laser action or stimulated emissions take place, and rest medium is called as host. यानी सक्रिय माध्यम के वे परमाणु जो लेजर क्रिया के लिए उत्तरदायी होते हैं, लेजर एक्शन के लिए उत्तरदायी होते हैं, वे सक्रिय केंद्र कहलाते हैं। तो यानी ऐसे परमाणु जो स्टिमुलेटेड एमिशंस में भाग लेते हैं वो एक्टिव सेंटर्स कहलाते हैं। बाकी माध्यम, शेष माध्यम हमें मेजबान या होस्ट कहलाता है। तो ये एक लेजर की जो रिक्वायरमेंट है उसको बनाया गया है। सबसे मिडिल में हमारा एक्टिव मीडियम है, ये एक्टिव मीडियम है, और इसमें जो एटम्स होते हैं, कुछ एटम्स होते हैं जो एक्टिव सेंटर्स यानी जो स्टिमुलेटेड एमिशन में भाग लेते हैं तो वो एक्टिव सेंटर्स या सक्रिय केंद्र कहलाते हैं। बाकी एक्टिव मटेरियल, हमारा एक्टिव मीडियम का मटेरियल वो होस्ट कहलाता है, और इसी एक्टिव सेंटर्स के जो स्टिमुलेटेड एमिशंस हैं उनके कारण जो हमारी लेजर लाइट प्रोड्यूस होती है वो आउटपुट में निकलती है, लेजर बीम हमारी आउटपुट में निकलेगी। और हमारा जो पंपिंग सोर्स है, दूसरी रिक्वायरमेंट है पंपिंग स्रोत, ये लेजर का मेन कंपोनेंट हो गया। एक्टिव मीडियम के बाद पंपिंग सोर्स की भी आवश्यकता होती है, जो कि इस असेंबली में एक्टिव सेंटर्स को स्टिमुलेट का काम करे, यानी इनको जो है हमारा एक्साइटेड स्टेट में यानी मेटा स्टेबल स्टेट्स में भेजे। तो इस तरह से पंपिंग सोर्स का काम इस असेंबली ऑफ एटम्स में यानी एक्टिव मीडियम में पॉपुलेशन इन्वर्जन यानी जनसंख्या व्युत्क्रमण अचीव करवा के मेंटेन रखना। और फिर लेजर एक्शन के लिए हमें स्टिमुलेटेड एमिशन हो भी जाए तब भी हमारा लेजर एक्शन बरकरार रहे, उसके लिए हम दो मिरर्स का सहायता लेते हैं। एक फुल्ली रिफ्लेक्टिंग मिरर होती है यानी पूर्ण परावर्तक मिरर, जिसकी रिफ्लेक्टिविटी 100% होती है। ये पूरी तरह से सभी फोटानों को, जो भी फोटान आते हैं उनको रिफ्लेक्ट करता है अंदर की ओर। और दूसरा जो जहां से लेजर आउटपुट लिया जाता है वो होता है पार्शियली रिफ्लेक्टिंग मिरर, आंशिक परावर्तक मिरर। तो यहाँ पर आंशिक परावर्तक है तो ये इसकी परावर्तक शक्ति 0.95 के लगभग रखी जाती है। तो इस तरह से यहाँ पर पहुंचने वाले 95% फोटान रिफ्लेक्ट बैक हो जाते हैं, केवल 5% आउटपुट में निकलते हैं। तो वही लेजर बीम हमारी आउटपुट में निकलती है। ऐसा इसलिए करते हैं कि अगर हम ज़्यादा फोटान आउटपुट में ले लेंगे लेजर से तो जो अंदर फोटान्स हैं उनकी संख्या बहुत कम हो जाएगी, स्टिमुलेटेड एमिशंस फिर नहीं होंगे, क्योंकि हमें फोटानों का ऊर्जा घनत्व यानी एनर्जी डेंसिटी एक्टिव मीडियम में काफ़ी हाई रखना है, तभी स्टिमुलेटेड एमिशन होने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी। इसलिए हम बहुत थोड़ा सा ही पार्ट आउटपुट में लेते हैं, बाकी सब रिफ्लेक्ट कर देते हैं। इस कारण से हमारे एक्टिव मीडियम का तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसको कूल करने की भी आवश्यकता होती है। कुछ लेजरों में कूल करने की आवश्यकता होती है, जो हाई पावर लेजर होते हैं, और जो साधारण लेजर होते हैं उसमें कूल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। हम पंपिंग सोर्स की चर्चा करेंगे। पंपिंग स्रोत, पंपिंग सोर्स कंसिस्ट ऑफ एक्सटर्नल सोर्स that supply energy to active medium. This pumping source supply energy to active medium and helps obtaining the population inversion. This pumping source helps obtaining population inversion, यानी पंपिंग प्रणाली एक ऐसा बाहरी स्रोत है
पंपिंग प्रणाली ऊर्जा का एक ऐसा बाहरी स्रोत है जो सक्रिय माध्यम के लिए ऊर्जा की आपूर्ति करता है। तो ये स्रोत हमारा ऊर्जा की आपूर्ति करता है पंपिंग, और जनसंख्या व्युत्क्रमण प्राप्त करने में और इसको मेंटेन रखने में मदद करता है। तो ये सेकंड मेन कंपोनेंट ऑफ लेजर हो गया। एक्टिव मीडियम के बाद पंपिंग सोर्स दूसरा मेन कंपोनेंट ऑफ लेजर हो गया। एक्साइटेशन ऑफ एटम में अकर डायरेक्टली, एक्साइटेशन ऑफ एटम्स में अकर डायरेक्टली और थ्रू एटम एटम कोलिजन, और थ्रू एटम एटम कोलिजन, यानी परमाणुओं का उत्तेजन यानी उत्तेजित अवस्था में परमाणुओं का भेजना सीधे पंपिंग सोर्स की मदद से किया जा सकता है, या पंपिंग सोर्स यूज करें और परमाणु से परमाणु टकराएं। परमाणु से परमाणु टक्कर के माध्यम से भी हमारा पॉपुलेशन इन्वर्जन या एक्साइटेड स्टेट में पहुंच सकते हैं परमाणु। यह पंपिंग स्रोत इट कैन बी ऑप्टिकल, आवर पंपिंग सोर्स कैन बी ऑप्टिकल, इलेक्ट्रिकल और थर्मल इन नेचर। आवर पंपिंग सोर्स, हमारा पंपिंग स्रोत प्रकाशिक, विद्युत या ऊष्मीय हो सकता है। तो किसी भी फॉर्म में ये ऊर्जा दे सकता है अपने एक्टिव मीडियम को। ये डिपेंड करता है हमारा एक्टिव मीडियम किस तरह की ऊर्जा की रिक्वायरमेंट रखता है। तो कभी ऑप्टिकल पंपिंग करते हैं, कभी इलेक्ट्रिकल पंपिंग, कभी हम थर्मल पंपिंग करते हैं अपने एक्टिव मीडियम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। एक बार हमारा एक्टिव मीडियम डिसाइड हो गया तो हम पंपिंग का मीडियम भी डिसाइड कर लेते हैं हमें कौन सी पंपिंग करनी है। तो नॉर्मली ऑप्टिकल पंपिंग एंड इलेक्ट्रिकल और थर्मल, इन तीन तरह की पंपिंग यूज की जाती है। थर्ड कंपोनेंट ऑफ लेजर, थर्ड मेन कंपोनेंट ऑफ लेजर इज ऑप्टिकल रेजोनेटर या प्रकाशिक रेजोनेटर। ऑप्टिकल रेजोनेटर या प्रकाशिक रेजोनेटर हमारा कहलाता है, ये जो हमने परफेक्टली पैरेलल मिरर्स लिए हुए हैं, हमने लेजर में एक्टिव मीडियम के दोनों ओर दो परफेक्टली पैरेलल मिरर्स लिए हुए हैं, जिसमें से एक 100% रिफ्लेक्टिविटी का है, दूसरा 0.95 या इसके इर्द गिर्द रखता है। 90% से ऊपर इसकी रिफ्लेक्टिविटी रखी जाती है। तो ऑप्टिकल रेजोनेटर या प्रकाशिक रेजोनेटर हमारा क्या करता है, इट कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ पैरेलल मिरर्स। ऑप्टिकल रेजोनेटर कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ पैरेलल मिरर्स, एग्जैक्टली पैरेलल मिरर्स, हाईली पैरेलल मिरर्स, इनक्लोजिंग एक्टिव मीडियम, reflectivity of one mirror keep 1 or 100%, reflectivity of one mirror is kept 1 or 100%, and other mirror is partially reflecting, other mirror is partially reflecting। यानी इस हमारे ऑप्टिकल रेजोनेटर में समांतर दर्पणों की एक जोड़ी होती है, यानी एक पेयर होता है समांतर दर्पणों का, उनके बीच सक्रिय माध्यम को रखते हैं। यानी सक्रिय माध्यम के दोनों ओर हम दोनों मिरर्स लगा देते हैं। परफेक्टली पैरेलल होने चाहिए मिरर्स, नहीं तो लेजर लाइट हमारी नहीं निकलेगी। तो परफेक्टली पैरेलल मिरर्स हमारे एक्टिव मीडियम के बीच लगे होते हैं, इनको ऑप्टिकल रेजोनेटर या प्रकाशिक रेजोनेटर कहते हैं। और दर्पणों की विशेषता है, पहला दर्पण की परावर्तनशीलता 100% होती है, और दूसरा आंशिक परावर्तक मिरर होता है। तो एक मिरर पूरी तरह से फोटॉन्स को रिफ्लेक्ट कर देता है, दूसरा आंशिक रूप से करता है। अगर 100 फोटॉन आए तो उसमें से प्रोबेबिलिटी है कि 5 फोटॉन, ये 95 रिफ्लेक्टिविटी का है परसेंट का, तो 100 फोटॉन्स में 95 फोटॉन रिफ्लेक्ट बैक होंगे, 5 फोटॉन्स बाहर मिरर के जा पाएंगे, तो हमारा इन 5 फोटॉन से लेजर लाइट निकलेगी। तो इस तरह से जो हमारा ऑप्टिकल रेजोनेटर होता है वो ये वर्क करता है। इट इज बेसिकली फीडबैक डिवाइस। ऑप्टिकल रेजोनेटर इज बेसिकली फीडबैक डिवाइस दैट रिफ्लेक्ट अनडिजायरेबल ऑफ एक्सिस फोटॉन आउट ऑफ सिस्टम, that reflects undesirable of excess photons out of system and directs desirable photon back and forth through the active medium। यानी यह जो ऑप्टिकल रेजोनेटर होता है यह मूल रूप से एक फीडबैक डिवाइस है। फीडबैक डिवाइस का मतलब कुछ पार्ट बाहर निकालेगा, बाकी फोटॉन्स अंदर की ओर फिर से कर देगा। ये फोटॉन रिफ्लेक्ट होकर पूरी तरह से फिर अंदर आएंगे, फिर इस मिरर से रिफ्लेक्ट होंगे, फिर इसके बाद ये एम्पलीफाई होके आगे स्टिमुलेटेड एमिशन से और ज़्यादा इनकी संख्या बढ़ जाएगी, और फिर ये फिर से इस मिरर से टकराएंगे, और यही प्रोसेस बार बार होता रहेगा। यानी ये जो मिरर लगे हैं ये क्या करते हैं, परफेक्टली पैरेलल मिरर्स, ये एक फीडबैक डिवाइस है। और जो सिस्टम से यानी
जो हमारा एक्टिव सिस्टम है उसकी अक्ष के अवांछित यानी ऑफ अक्ष, ये हमारी सिस्टम की एक्सिस हो गई। तो इस एक्सिस के अलोंग जो हमारे फोटॉन्स हैं चल रहे हैं, केवल वही बचेंगे, बाकी सबको ये मिरर रिफ्लेक्ट करके सिस्टम से बाहर निकाल देंगे। कोई मिरर इस डायरेक्शन से आया तो रिफ्लेक्ट होकर इधर चला गया, कोई इधर से आया तो रिफ्लेक्ट होकर बाहर चला गया। तो एक्टिव मीडियम से बाहर चले जाएंगे और जो एक्सिस के डायरेक्शन में रहेंगे, एक्सिस के डायरेक्शन में रहेंगे, वही फोटॉन बार बार रिफ्लेक्ट होके इस मिरर में कैविटी रेजोनेटर में रहेंगे और बाकी सब बाहर निकल जाएंगे विभिन्न दिशाओं में। तो ये हमारा फीडबैक डिवाइस है जो सिस्टम के ऑफ एक्सिस फोटॉन्स को यानी अवांछित फोटॉन को हटाता है, रिफ्लेक्ट कर देता है ताकि एक्टिव मीडियम से बाहर निकल जाए, और ऑन एक्सिस यानी जो एक्सिस है इसके अलोंग जो फोटॉन चल रहे हैं उनको आगे पीछे परावर्तित करता रहता है। एक बार इधर से रिफ्लेक्ट हुआ, फिर आगे चलकर इससे रिफ्लेक्ट होगा, तो ये आगे पीछे परावर्तित करता रहता है ये ऑप्टिकल रेजोनेटर। इस प्रक्रिया में उद्दीपित उत्सर्जन के कारण फोटॉनों की संख्या और ये जो फोटॉन्स आगे चलेंगे रिफ्लेक्ट होकर ये स्टिमुलेटेड इमिशंस कराएंगे, और स्टिमुलेटेड इमिशन से फोटॉनों की संख्या गुणित हो जाती है, यानी कई गुना प्रवर्धन होता है, यानी एम्प्लीफिकेशन हमारा सिस्टम का हो जाता है, और लेजर लाइट हमें आउटपुट में मिलती है। ये रहे हमारे 3 बेसिक कंपोनेंट्स जो लेजर के लिए रिक्वायर्ड हैं। 3 कंपोनेंट हमारे एक्टिव मीडियम सक्रिय पदार्थ और ऑप्टिकल पंपिंग सोर्स यानी पंपिंग स्रोत, तीसरा ऑप्टिकल रेजोनेटर यानी प्रकाशिक रेजोनेटर। ये 3 हमारे मेन कंपोनेंट हो गए, मेन रिक्वायरमेंट्स हो गए, जिनकी हमें लेजर में आवश्यकता पड़ती है, तभी हमारे लेजर का कंस्ट्रक्शन होता है।